क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब जरा उधर से फोकस करना है। ये जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट हैं, अब ये कॉस्ट पे हैं। पता चल गया ना कि कैसे पता चला कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स के अंदर है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम। स्टार इसलिए बना रहा हूं कि ये वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। एडवांस टू सप्लायर, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा एडवांस फ्रॉम कस्टमर था, यहां एडवांस टू सप्लायर है, कोई मसला ही नहीं है, वही सेम सिचुएशन है। कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट का मतलब है आप इनको माइनस करके कैरिड ऑन में लिखना। रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, करंट पोर्शन ऑफ लोन। अब ये सारी बातें ना याद करते जाते हैं, क्योंकि अब ना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4-5 हमारे टोटल क्वेश्चन है, अब उसमें हमें चीजें पता होनी चाहिए। नई चीज परेशान करे, गवर्नमेंट ग्रांट का अभी सवाल नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। एक गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल है, वो रहता है, वो मैंने बना लिया है क्वेश्चन, वो मैं आपको टेस्ट में दूंगा, जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा तो फिर उसको डिस्कस कर दूं, ठीक है। उसके बारे में पहले बताऊंगा जरूर। उसके बाद सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अच्छा, यहां पर ना अब अपने आप को बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह अपने आप को डील ना करो, अपने आप को थोड़ा सा ना मेंटली तौर पर भी बड़ा करो, ग्रूम करो थोड़ा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, लॉस बिफोर इंटरेस्ट। इसका मतलब है इंटरेस्ट, लोन भी है ऊपर, इंटरेस्ट की चीजें भी हैं, लेकिन ये वो अमाउंट है जो इंटरेस्ट से भी पहले की है। अगर मैं आपको प्रॉफिट या लॉस, ये तो बात कंफर्म हो गई कि आपको इंटरेस्ट से पहले लॉस आ रहा है, तो इंटरेस्ट के बाद कौन सा प्रॉफिट हो जाना है, उसके बाद भी बल्कि लॉस ज्यादा हो जाना है। तो ये बात यहां से इंडिकेट हुई कि अगर कोई क्वेश्चन, दो चीजें, पहला सवाल हमारे पास आ रहा है कि लॉस से शुरू हो रहा है, दूसरा एक सवाल आपको पेपर में ऐसा आ सकता है कि जो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो होगा, आप परेशान हो जाओगे। जब फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो होगा ना, तो ब्रॉड जीरो समझे जाएंगे, सब इंक्रीज होगा। इन्वेंट्री जो पड़ी होगी वो इंक्रीज इन इन्वेंट्री होगा, रिसीवेबल जो पड़ा होगा वो इंक्रीज इन रिसीवेबल होगा। वो सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस दे देगा एक। जब वो ट्रायल बैलेंस हमें देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ उसमें से जो जो बैलेंस गिवन है ओपनिंग है ही नहीं, तो फिर सबको रिसीवेबल, पेबल, इन्वेंट्री सब इंक्रीज होगा। उसके बाद एसएल डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड, इसके बारे में भी कुछ लोग परेशान थे, कह रहे थे कि सर ये 2020 में डिक्लेयर हो रहा है, सितंबर 2020 में, ये तो अगले साल रिकॉर्ड होना चाहिए। ये जो मेरे पास सवाल पूछने आए बच्चे, अब जरा सवाल देखें, आपका साल है 1720 से लेकर जून 21, ये आपका साल है। एक डिविडेंड सितंबर 2020 में डिक्लेयर हो रहा है, क्या वो 2021 का हो सकता है? भाई अगर इस जून 2021 का डिविडेंड डिक्लेयर होगा ना, तो वो उसके बाद डिक्लेयर होगा। तो पहले अकाउंट्स क्लोज होंगे, फाइनल डिविडेंड अकाउंट्स क्लोज होने के बाद होता है। तो जब आपके पास 30 सितंबर 2020 को एक डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, इसका मतलब है ये जून 2020 का है, ये पिछले साल का है। और रिकॉर्ड किस साल होगा? इस साल रिकॉर्ड होगा जिस साल में डिक्लेयर हो रहा है। ये बात नहीं की गई कि जिस साल डिक्लेयर हो अगले साल होता है, नहीं, जिस साल का फाइनल डिविडेंड हो, जिस साल का फाइनल डिविडेंड हो अगले साल रिकॉर्ड होता है। तो ये जो सितंबर में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, ये 2021 का नहीं है, ये 2020 का है, जून 2020 तक का है। और उसके बाद विच वाज पेड इन दिसंबर 2020, और पे भी उसी साल हो गया। इसका मतलब है डिविडेंड पेएबल का बैलेंस नहीं होगा, जितना डिक्लेयर हुआ सारा 20 मिलियन शेयर इशू किए, वो तो जाहिर सी बात है जो बैलेंस होगा वो 20 मिलियन शेयर का ही होगा। इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। क्या कह रहा है कि जो इंश्योरेंस आपको यह नजर आ रही है ना,
अगर ये ज्यादा खूबसूरत सवाल वाला कब होता, नीचे सिर्फ बता देता कि 31 का इंश्योरेंस पिछले साल डिस्ट्रॉय तो इस साल मिला है, तो फिर ये रिसीवेबल के अंदर होता। क्या अब भी रिसीवेबल के अंदर है? अब ये रिसीवेबल के अंदर नहीं है, अब तो अलग से बताया हुआ है। ये किसी बैलेंस के अंदर तब होते हैं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में चीजें बताई हूं और ऊपर सेपरेटली ना गिवन। ये तो सिंपल है। और ये जो इंश्योरेंस क्लेम है ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अगर ये ना बताया होता हम इसको ऑपरेशन के अंदर ले जाते वर्किंग कैपिटल के अंदर, बट उसने खुद कह दिया इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीन। उसके बाद द प्लांट हैड अ कॉस्ट एंड बुक वैल्यू 63 मिलियन एंड 42 मिलियन। इसका हमने कुछ नहीं करना, ये पिछले साल की बातें हैं सारी। पिछले साल एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 63 मिलियन, उसकी बुक वैल्यू थी 42 मिलियन, वो डिस्ट्रॉय हुआ था, उसके बदले हमें 31 मिलियन इंश्योरेंस इस साल मिल गई। कहां लिखा हुआ है इस साल मिल गई? इसी साल की ब्रॉड ऑन है, कैरिड ऑन। साल के शुरू में रिसीवेबल था, साल के एंड पे कोई रिसीवेबल नजर, इसका मतलब क्या हुआ? मिल गए हैं पैसे। तो इनफ्लो इस साल का है, लेकिन इसका गेन या लॉस कुछ भी यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये वाकया पिछले साल पेश आया था। ड्यूरिंग द ईयर एसएल डिस्पोज्ड इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट 75, बुक वैल्यू 35। उसने ये नहीं बताया कितने का बेचा है, भी हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लेंगे। डिस्पोजल का लेजर हमारे पास है, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर हमारे पास है, 3 ही तो लेजर है सारे पीपी के। पीपी का, अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का, डिस्पोजल का, वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड इंटरेस्ट, इस साल 5 मिलियन, पिछले साल 1 मिलियन। क्या करोगे? वहां से माइनस कर देंगे और इंटरेस्ट में जाकर लिख देंगे। ट्रेड पेएबल इंक्लूड 14 मिलियन रिलेटेड टू सीविप, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। पेएबल के अंदर शामिल माइनस कर देंगे और जाकर सीविप के लेजर में लिख देंगे, क्योंकि ये सीविप का है। खत्म होगी बात। सबसे पहले हम बनाते हैं रिटेन अर्निंग का लेजर। देखिए पिछले साल आपका अप्रैल 2020 पिछला साल बन गया, उस वहां की इंश्योरेंस का ऊपर डाटा गिवन है। क्या क्या लिखा हुआ? इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड टू द एसेट डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। तो पिछले साल एक एसेट होगा, गेन या लॉस उस साल का हुआ, इस साल उसकी इंश्योरेंस मिल रही है। पता कैसे चला? साल के शुरू में रिसीवेबल थी, साल के एंड में नजर नहीं आ रही, इसका मतलब थी पिछले साल की, क्योंकि जो ब्रॉड ऑन होते हैं वो पिछले साल के बैलेंस होते हैं, और इस साल जीरो नजर आ रही है तो सारी इंश्योरेंस मिल गई। इसका गेन या लॉस क्यों नहीं ले रहे? वो है ही पिछले साल का डाटा। सबसे पहले क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट मेथड से ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड टेक्निकल है, तो पहले हम इनडायरेक्ट मेथड करते हैं, बाद में मैं डायरेक्ट मेथड की ऑपरेटिंग एक्टिविटी करवाता हूं। सबसे पहले रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ और इस लेजर से आप फाइंड करो कि आपके पास प्रॉफिट आएगा तो लॉस ही। ये बात तो कंफर्म है क्योंकि उसने खुद कहा है प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर इंटरेस्ट। टैक्स का तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि लॉस आ रहा है तो टैक्स होगा ही नहीं। तो करें बिस्मिल्लाह जी। आपके पास सबसे वर्किंग नंबर 1 रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बन जाए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डील नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग में करेंगे। हाँ, अगर कुछ ना बताया होता तो नॉर्मल इंश्योरेंस होती, जैसे वो उसका जैसे अक्रूड एक्सपेंस और प्रीपेड का नहीं करते, वही होता। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस होती, इंश्योरेंस रिसीवेबल होती। हाँ जी, ब्रॉड ऑन, जरा खामोशी से आप सवाल सुनिएगा। रिटेन अर्निंग का ब्रॉड ऑन कितना है? 315 और कैरिड ऑन है 220। डिविडेंड बताया हुआ है 10%, 500 का 10%। और वैसे आई कैप ऐसी अपने सजेस्टेड आई कैप तो नहीं, जो एग्जामिनर होता है ऐसे छोटी मोटी बोंगियां मार देता है। एक सवाल के अंदर ना उसने फाइनल डिविडेंड भी ना अपडेटेड वैल्यूज पे लिया था, वो गलत है। और कभी जिंदगी में जब सोल्यूशन आएगा ना आई कैप का तो वो सही भी कर देगा उसको, क्योंकि मैंने बहुत सारे सोल्यूशन देखे हैं। अभी भी आज जो R2 के मैं क्लास ले रहा था
तो सजेस्टेड आंसर के अंदर उसने कोई और एंट्रीज पास की हुई थी, और जब बुक में सवाल आया तो फिर उसने ठीक एंट्रीज पास की। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लॉ इजाजत ही नहीं देता कि आपके पास जो फाइनल डिविडेंड होता है वो किसके बैलेंस का होता है, वो पिछले साल के क्लोजिंग जो रिसीव होते हैं शेयर होल्डर। तो दरमियान में अगर कोई शेयर होल्डर आ जाता है, मिसाल के तौर पर एक प्रैक्टिकली बंदा सोचे, एक शेयर होल्डर बना ही 2 फरवरी को है, तो जो फाइनल डिविडेंड होता है वो पिछले साल के प्रॉफिट पे है, तो उस प्रॉफिट में तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। तो फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग पे ही होता है। तो ये कितना आ गया 50, तो यहां पर हमारा डिविडेंड आ जाएगा 50। क्लोज करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास लॉस कितना 50 40। नहीं, वो इंटरिम होता है, इंटरिम अपडेटेड में मिलता है। फाइनल डिविडेंड आप प्रैक्टिकली सोचे, जो फाइनल डिविडेंड है वो आपको किस वैल्यू पे मिल रहा होता है। फाइनल डिविडेंड का मतलब पिछले साल का प्रॉफिट, पिछले साल के अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, ऑडिट बाद में हो रहा है, अब मैं बाद में आया हूं और मैं कहूं जी मुझे उसका भी प्रॉफिट दो, ऐसे मिलता है। फाइनल डिविडेंड उन शेयर होल्डर को मिलता है जब उस दिन के थे, इंटरिम डिविडेंड होता है अपडेटेड के ऊपर। लेकिन हो सकता है कोई लॉ के अंदर कोई चेंजेस वगैरह आ गई हो, ये तो फिर लॉ वाला बंदा ही बताएगा, बेग साहब बताएंगे। चले जी, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास था लॉस बिफोर इंटरेस्ट 21, अब लॉस आ गया 45, ये है फाइनल लॉस। अब अगर मैं उसने तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हम इनको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो अब हमें यह पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है। अब जाहिर सी बात है, पहले लॉस पड़ा था 21 का और इंटरेस्ट के बाद हो गया 45 का। इसका मतलब है जो मजीद लॉस आया है वो किसकी वजह से आया होगा, इंटरेस्ट की वजह से, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, टैक्स तो है नहीं। तो लॉस कितना आ गया है 24, ये इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट फाइंड हो गया। ये तो क्वेश्चन हमारा यहां से शुरू होगा, कौन सा हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट से शुरू करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, समझो कि आपने लिखना है लॉस, अब ये ना लिखना लॉस बिफोर टैक्स, लॉस फॉर द ईयर, और कोई टेक्निकल बात नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए, सारा सवाल वैसे ही लिखना है, सिंपल उसको ब्रैकेट में लिख दो। अब ये ना कहना कि डेप्रेशन पहले हम ऐड बैक करते थे माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सारा वही ट्रीटमेंट है, बस यहां पर आपने माइनस लिख दिया, खत्म। अब आगे वही चीज है, एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अब डेप्रिसिएशन अगर गिवन हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं गिवन तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर आपके पास अवेलेबल है। बनाए जरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। आई कैप जगह जगह पर बम फैला के रखता है ताकि आपका पांव आए, धमाका हो, सवाल तबाह हो जाए। अब इसमें बड़ा धमाका क्या था, ये जो आपकी एडजस्टमेंट नंबर 3 है। अब बच्चों ने इसका डिस्पोजल ट्रीट कर लिया होगा, और ये डिस्पोजल पिछले साल का था, आपने भी किया होगा अगर जिसने सोल्यूशन के बगैर देखा होगा। कुछ लोगों तो माशाल्लाह जो टेक्निकल लोग होते उन्हें तो सोल्यूशन देखकर भी नहीं समझ लगा होगा कि ये क्यों नहीं गेन या लॉस ले रहे। हाँ जी, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड ऑन कितना है 262, ब्रॉड ऑन 262 और कैरीड ऑन 300। अब जो डिस्पोजल है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है। अब हमारे पास एसेट जो है चौथे नंबर पे वो डिस्पोजल है, 75 और 35 का डिफरेंस 40। क्लोज करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 78। अच्छा, यहां पर ना एक काम और भी करते जाते हैं कि जब हमारे पास जब कोई एसेट हम बेचते हैं उसका जब हमें कैश वगैरह चाहिए होता है
तो उसके लिए या तो आप एंट्री पास कर लिया करो और या फिर आप उसका लेजर बना लिया करो। ठीक होगी बात। तो अभी तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आ गई 70। फिर उसके बाद गेन या लॉस, पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लेते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना फाइंड किया अभी अभी 24। अब आ जाए जरा, यहां पर उसने खुद ही लिखा हुआ है गेन ऑन डिस्पोजल। ये फॉर द ईयर है, ये ना समझ लो ये पिछले साल का हो सकता है, ये तो फॉर द ईयर जस्ट गिवन है ना, एसओपीएल है हमारा। अच्छा, आपकी बुक वैल्यू क्या थी इक्विपमेंट की? 35 मिलियन वाला एसेट 17 मिलियन गेन पे बेचा, तो कितने का बेचा होगा? तो कैश फ्रॉम डिस्पोजल 52, या एंट्री पास कर लेना फिर भी ये आ जाएगा। आपने बस अपनी आंखें खोल के रखनी होती है कि कौन सी चीज कहां पर पड़ी हुई है। गेन ऑन 17 माइनस कर, और कोई इनकम या एक्सपेंस नजर आया? खत्म होगी बात। क्लोज करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना? अब आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरफ अगर हम चले तो नंबरिंग दे लें। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये इंश्योरेंस नहीं आएगा क्योंकि ये पीपी का है। एडवांस टू सप्लायर, अगर जिसके अंदर कोई वैल्यू शामिल होगी वो हम निकाल देंगे। ट्रेड पेएबल और एक्रूड, इस एक्रूड एक्सपेंस के अंदर वो ट्रेड पेएबल के अंदर या एक्रूड एक्सपेंस के अंदर है? ट्रेड पेएबल के अंदर 14 मिलियन शामिल है, वो निकालो पहले। -14 कितना? 166। बाकी सब पाक साफ। नहीं, लोन के अंदर भी कुछ है। करंट पोर्शन ऑफ लोन के अंदर इंटरेस्ट है। ओपनिंग में कितना है? 1 और क्लोजिंग में 5। बाकी चीजें ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेंट्री पहले से ज्यादा हो गई, रिसीवेबल पहले से कम हो गए, एडवांस टू सप्लायर पहले से ज्यादा, फिर ट्रेड पेएबल पहले से ज्यादा हो गया और एक्रूड एक्सपेंस भी पहले से बढ़ गया। तो आप बढ़ाते जाएं। इन्वेंट्री इंक्रीज 20, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए 27 से, एडवांस कम या ज्यादा? कितने से? मतलब जो आपने वहां से देखना है वो लिखते जाए। एडवांस हमारे बढ़ गया है, ये एसेट है तो माइनस, फिर पेएबल है वो डिफरेंस लेकर लेना है। 36 से ऐड हो जाएंगे। एक्रूड एक्सपेंस बढ़ गए 5 से, और कुछ है? प्लस माइनस के 51 61। इनफ्लो आउटफ्लो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब आ जाएगा इंटरेस्ट। ओपनिंग 1 था, वो नीचे बताया हुआ है, प्लस 24 फॉर द ईयर था, -5। टैक्स है ही नहीं। डिविडेंड अगर इधर लिखना है तो इधर लिख ले, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि मेन है, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड, हाँ जी, कोई एसेट खरीदा, हम पीपी का लेजर बनाते हैं। यहां पर एक लेजर बना लेते हैं। ब्रॉड ऑन कितना है? 820। कैरिड ऑन कितना है? 840। मैं उल्टा लिखा गया। ब्रॉड ऑन है 848 और कैरिड ऑन है 820। कोई एसेट खरीदा है जो उसने बताया हुआ है, कॉस्ट पे बना रहे हैं। कोई एसेट जो खरीदा वो उसने नहीं बताया, जो बेचा है वो तो बताया है ना। वो पिछले साल वाला बेचना ना लिख देना, इस साल वाला कितना?
कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से आया, वो भी तो आ जाता है ना कभी कभी, तो क्लोज करें। कैश कितना आ गया, क्या हुआ 848। हाँ जी, तो हमारे पास परचेज ऑफ पीपी 40, सीविप का लेजर बना ले, ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कैरिड ऑन 80, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर अकाउंट पेबल भी इसका है, या टोटल 84 का है लेकिन 14 मिलियन अभी देना था, तो इसका मतलब मैं पे कितना कर दिया, तो कॉस्ट इनकर्ड इन कैपिटल वर्क इन, जो एसेट बेचा है उससे कितना कैश आया था 52, तो 72 का गेन था और 35 मिलियन उसकी बुक वैल्यू 17, कैश फ्रॉम डिस्पोजल 35 की बुक वैल्यू 17 गेन, तो टोटल पैसा आया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, खत्म होगी बात, 34 नेगेटिव में आ गया। अब आ जाती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारा ब्रॉड ऑन कितना पड़ा हुआ है 500, कैरिड ऑन कितना है 700 और कैश कितना आ गया। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है 20 मिलियन, ओ भाई मेरे 20 मिलियन ही तो शेयर इशू किए हैं और हर शेयर 10 रुपए का है, वही 200 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कह देगा राइट शेयर इशू किए हैं, वो कहेगा बोनस शेयर इशू किए हैं, तो लेजर के अंदर वो बेसिकली वो डिफरेंस आ जाता है। तो उसका डिफरेंस ले लो ना, 500 ब्रॉड ऑन और ये 600, तो 500 और 660 का डिफरेंस ले लो, तो कैश फ्रॉम शेयर्स 100, डिविडेंड पेड 50, लोन का लेजर कैसे बनाओगे, उसने कोई बताया पेमेंट के बारे में बताया नीचे, डिफरेंस ले लो बस, 39 और 210 को प्लस करो, 38 और 175 को प्लस करो, दोनों बैलेंस प्लस करके लेजर कब बनेगा जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, और वरना डायरेक्ट डिफरेंस ले, लोन पे हो रहा है रिसीव हो रहा है 70, अब A प्लस B प्लस C, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वल, एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 112 190, ठीक होगी बात। अब आपने जो क्वेश्चन अब है वो समझ लो, वो मुश्किल नहीं है, लेकिन एक दफा मैं बार बार एक बात कहता हूं, उसके पीछे कोई ना कोई राज है। जब मैं कहता हूं ना सॉल्यूशन के बगैर देखो, उससे आपको दिमाग में थोड़ी सी वाइब्रेशन होगी कि चलो कुछ ना कुछ आपने खुद सोचना है किस तरह से इसको करना है, नई सिचुएशन है। अब अगले जो सवाल है ना वो नए ही हैं, वो पुराने नहीं है। 2 सवाल, एक सवाल नया है पुराना है, बाकी 2 नए सवाल है। तो आपने जो घर से करके आना है ना, एक तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है 30 नाम 30 है, वैसे सवाल बड़ा नहीं है। ये लालपुर वाला, और एक आप लोगों ने पीछे कौन सा सवाल छोड़ दिया था, वो क्वेश्चन का नंबर क्या है 26 या 27? देखो जरा नई किताब वाला देखे, नई किताब वाला
27 और हमने किया वैसे 26 भी नहीं है, तो फिर सारे कर दो, खत्म करो कल इसको। 26, 27 और 30। अच्छा अब ना मेरे ख्याल में ये है दोनों मेथड से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा इसका डायरेक्ट तो किया ही नहीं, वो मैं करवा दूं। अच्छा आप ऐसा करो कि ये ना करो, 30 रहने दो, 26, 27 कर लो, ठीक है ना। 26, 27 वाला कर लेना, ताकि पता तो चले कैश फ्लो कर रहे हो। ये तो ऐसे आसान सा सवाल है। इस वापस भेजना, वो मैं आपको वो लेजर बनवा दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जल्दी से। अच्छा पहले कस्टमर का लेजर बनवा देता हूं। हाँ जी, 204, 177 ब्रॉड ऑन, 204 170। क्या कस्टमर से एडवांस है? क्या बैड डेट्स हैं? कुछ नहीं है तो सेल बताओ। 757 यहां तक ओके है। ये हमारे पास आ जाएगा कैश 784 कैश फ्रॉम कस्टमर। एक चीज आप मिल गई। दूसरी चीज स्टॉक का लेजर बनाते हैं, परचेज चाहिए ना। ब्रॉड ऑन कितना है स्टॉक का? 245। कैरीड ऑन 274। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल 48। बुक में गिवन है ना सारा, ये वहां से अभी तो कोई नई चीज जो आएगी वो बता दूंगा। क्लोज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 51। अब आ जाते हैं सप्लायर का लेजर। अच्छा सप्लायर के लेजर में एडवांस टू सप्लायर भी गिवन है, तो ये भी लिखेंगे। तो पहले तो सीधे वाला लिखें, 130 का ब्रॉड ऑन। अच्छा कैरीड ऑन आपने 180 ना लिख देना, उसमें 40 तो सी वेब का है, तो वो निकाल के कैरीड ऑन 160। फिर एडवांस टू सप्लायर कितना है? 60, 63, 60 और कैरीड ऑन परचेज 514। क्लोज करेंगे तो कैश पे टू सप्लायर 49। अच्छा ये मुश्किल नहीं था, मुश्किल होता है एक्सपेंस का लेजर या इनकम का लेजर। अगर इनकम का गिवन हो तो पहले हम बनाते हैं एक्सपेंस का लेजर। हाँ जी, पहले यहां से देखिए, इन्वेंट्री भी खत्म, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं आएगा क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एडवांस टू सप्लायर इधर तो खत्म है, कुछ नहीं है। यहां पर आपके पास एक्रूड एक्सपेंस गिवन है। ब्रॉड ऑन कितना है? 48 और कैरीड ऑन 48। 48। यहां पर हम लिखेंगे, आ जाओ जरा एसओपीएल पे आओ। यहां पर आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं 310। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस शामिल हैं कि जो कि हम एडजस्टमेंट में करते होते हैं। गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल तो नहीं है क्योंकि गेन अलग से बताया हुआ। डेप्रिसिएशन तो होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन नजर, तो डेप्रिसिएशन निकाल दे। कितनी डेप्रिसिएशन फाइंड की थी? वो लेजर से फाइंड करनी है। 70। क्या कोई लॉस ऑन डिस्पोजल है इस साल वाला? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के अंदर है नहीं, बैड डेट्स का जिक्र नहीं है। बताओ फिर कोई और चीज है? तो हमारे पास कैश फॉर्म में जो एक्सपेंसेस है वो कितने आ गए? 230, 200। इनकम का जिक्र ही नहीं है यहां। 232 कैश पे टू फॉर एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 22। सवाल हो गया आपका। अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, और जिसको नहीं आता वही सोए हुए हैं। कुछ था? सॉरी, एसओपीएल दोबारा बता दूं। देखिए एक्सपेंसेस के अंदर कितनी अमाउंट गिवन है?
310। अब ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अब बेसिक के अंदर जो जो एक्सपेंसेस नजर नहीं आ रहे, नॉन कैश वाले रिवर्स कर देंगे। डेप्रिसिएशन तो होगा ना इसके अंदर, तो डेप्रिसिएशन निकाल दी ना, बैड डेट्स का जिक्र है ना, लॉस ऑन डिस्पोजल है, गेन ऑन डिस्पोजल है लेकिन वो अलग गिवन है। जो चीज इसके अंदर है बट नॉन कैश है वो निकाल देंगे। इंटरेस्ट तो भी यहां लेना है। हाँ क्या बताऊं, हाँ अगर वो लोन गिवन है तो उसका 12% ले लेंगे, टाइम गिवन है तो टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई भी कर देंगे। चलें, अब कल का काम वाला क्या है आपका 26 और